सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी के अंदर आपको अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चंस 41 to 50 है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। सेक्शन सी में कंफ्यूजन है कि 8 क्वेश्चंस आपको किस तरह से करना है। तो अभी सीबीएसई की तरफ से इसको क्लियर करना बाकी है कि इसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी है। तो इस केस स्टडी में बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन आंसर द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यानी कि 4 क्वेश्चंस केस स्टडीज में से करने हैं। तो ये जो बचे हुए 5 हैं इनमें से 4 करने हैं, इसका मतलब ये बनता है। बट अगर इस लाइन का मतलब समझें तो इससे मतलब ये निकलता है कि 41 से 50 तक आप यहाँ पर 8 क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शुरू के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ बचे हुए 3 कर लीजिए। बट इसमें क्योंकि इस लाइन की वजह से अटेम्प्ट एनी 4, तो इस लाइन की वजह से इसका मतलब ये निकल के आता है कि इसमें से आपको 4 ही करने हैं और बचे हुए जो आपके 5 हैं इनमें से 4 करने हैं। तो आई होप ये वाला कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h having maximum curved surface area is inscribed. The expression of the square of curved surface area of a cone is what? तो ये मैंने क्वेश्चन पहले सोल्व कर तो लिया है बट थोड़ा टाइम टेकिंग है ये वाला। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, आप एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर हम समझने के लिए इसको। तो फिगर सपोज कीजिए मैं यहाँ कहीं बना लेता हूँ, इस तरफ एक मैंने एक सर्कल यानी कि जो कि स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर एक कोन बना रहे हैं हम इस तरह से। इंस्क्राइब्ड है तो अंदर बनेगा कुछ इस तरह से, डॉटेड बनाते हैं लाइन पीछे वाली। और एक ये हो गई आपका ये कोन इसके अंदर है। और जो ये स्फीयर है उसका रेडियस उन्होंने आर दे रखा है ऑलरेडी। तो ये जो आर है ये दे रखा है आर, और तो फिर ये भी आपका आर ही हो जाएगा। और ये जो है आपका पूरी हाइट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी आपका जो है कोन का रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम कोन के रेडियस को अब इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। और यहाँ पर बट कोन की जो हाइट है वो एच दे रखी है, मतलब ये जो पूरी हाइट है वो आपकी एच है। तो सपोज करो ये जो हिस्सा है सेंटर से यहाँ तक का ओए, इसको सपोज करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पर बी बोल देते हैं, यहाँ पर इसको हम सी बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है आपके सामने, इसको ऑब्जर्व करना आप। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक रिलेशन मिल जाता है। ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ओ ए बी। इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज यानी कि रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ओ ए और ए बी, ये हो जाएगा। तो इस रिलेशन का हमें यूज करना है। कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो आपका होता है पाई आर एल, ये आपका पाई आर एल होता है। और एल, अब यहाँ पर जो आर है ये आर हम कैपिटल में ले लेते हैं क्योंकि हमने कैपिटल में लिया है। यहाँ पर ये जो है हमें कोन का रेडियस लेना है तो कैपिटल में ले लिया हमने। और एल जो कि स्लांट हाइट है, जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। तो ये हो जाएगा आपका हाइट का स्क्वायर। हाइट यहाँ पर स्मॉल एच है, स्मॉल एच कोन की जो हाइट है वो स्मॉल एच है, वो यहाँ दे रखी है आप देखिए, स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, हमने रेडियस कैपिटल में लिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया की इक्वेशन है उसके स्क्वायर की चाहिए हमें। तो यानी कि कर्व का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर अंडर रूट में आना था, बट इसको अगर आप खोलें तो ये एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको एच में इक्वेशन है, स्मॉल आर में रिलेट करना होगा आपको। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अच्छा, साथ साथ एक चीज और देख लीजिए, जो एच है, एच हाइट ऑफ द कॉन, आप इसको आप रेडियस प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस दिस स्मॉल एक्स भी कह सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये वैल्यूज हमारी यूज होंगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें हम आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी है क्या। तो आर स्क्वायर जो है हमारा
वो हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर जो है हमारा ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये पहले से दिमाग में आ गया कि ये आपका h बन जाएगा r प्लस एक्स, तो ये पहले ही h दिमाग ने पहले लिख दिया, तो ये आपका है h, ये h बन गया है। और r माइनस एक्स ये भी हमें देखना है, तो r माइनस एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन से। अगर अभी आप यहाँ पर बात करें तो x की वैल्यू देख लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है आपकी h माइनस आर, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख देता हूँ जो कि है h माइनस आर, और माइनस एक्स की वैल्यू करूँ तो माइनस एच प्लस आर हो जाएगी, तो माइनस एच और प्लस आर हो जाएगी। तो अगर h के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2rh और माइनस के h का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है वो r स्क्वायर की वैल्यू हुई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 2rh माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे 2r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पर प्लस का h स्क्वायर है तो प्लस का एच स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल 2rh रह जाएगा यहाँ पर, और सिर्फ एक h अंदर आप भेजिए, तो और 2r को आगे एडजस्ट कर लेते हैं, तो 2 आगे ले आए, पाई स्क्वायर लिखा, उसके बाद देखिए एक ही r लिखा, और ये एक ये जो h है ये अंदर भेजा है, 2rh का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस h का क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी के साथ मैच कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि ये टाइम टेकिंग है, इतना छोटा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 में आपको यहाँ पर ए और बी के बीच में एक रिलेशन बताना है, और फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं आपको पी क्यू आर और एस, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपके सामने दे रखा है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2by, और a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो आपको कंडीशन बतानी है, और कंडीशन भी कुछ इस तरह से बतानी है कि जो मैक्सिमम है वो q और s पे आकर होता है, तो q ये है आपका और s ये है। तो ये क्वेश्चन आसान है आपका, तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक होते हैं। तो आप 3 और 5 इसमें रखेंगे, तो अगर 3 और 5 आप रखते हैं तो यहाँ रख देते हैं 3, तो 3a हो जाएगा, और 5 अगर रखते हैं तो 5 2 10, तो ये 10b हो जाएगा। ये आपका इक्वल्स टू होगा s पे, क्योंकि s पे भी सेम ही मैक्सिमम आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो हो जाता है 4a, 1 रखते हैं तो हो जाता है प्लस का 2b, और अगर आप 3a सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड तो यहाँ पर a बचेगा, वहाँ से 3a चला गया, और 2b सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड तो यहाँ पर 8b बचेगा, और 8b को आप इधर भेजें तो a माइनस 8b। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, ये अटेम्प्ट करने लायक है। अब बात करते हैं इसकी, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स वाई इक्वल्स टू सी कट एट राइट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो स्लोप्स होंगे वो आपका 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होंगे वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो स्लोप के फॉर्म में निकालेंगे हम दोनों के। तो सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, पहली कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बनता है 2y y डैश इक्वल्स टू 4, और इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, तो ये आपका बनेगा पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन आपका y है, पहले का डेरिवेटिव x का हो जाएगा 1, और कांस्टेंट जो c है उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमें y डैश मिलता है दूसरे कर्व से वो मिलता है माइनस वाई बाई एक्स, और इससे जो y डैश मिलता है वो हमारा बन जाएगा, ये कट जाएगा 2 तो 2 रह जाएगा 2/y। ठीक है, तो जो स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई है, इन स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये पहला कर्व से स्लोप का फॉर्मूला निकलता है, दूसरे कर्व से स्लोप का फॉर्मूला निकलता है, इनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि 2y मल्टीप्लाइड बाय -y इंटू एक्स इक्वल्स टू आपका -1 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो x है
और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी 2। जियोजेब्रा की हेल्प से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने कुछ इक्वेशंस बना रखी हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की इक्वेशन है, और ये मैंने दो इक्वेशन ऑलरेडी और पहले से लिख ली हैं। तो इसमें जैसे कि मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, ये इक्वेशन आपकी देख सकते हो, इसमें c की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली है, -4√2। और यहाँ पर ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो कर्व्स का राइट एंगल पे कट करने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं दोनों के, तो जैसे कि मैं सबसे पहले ये टेंजेंट ड्रा किया मैंने ग्रीन कर्व के लिए, जो कि इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैंने दूसरा टेंजेंट ड्रा करा है ब्लू, जो कि इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये टेंजेंट्स हैं आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट करते हैं। और इसी तरह से अगर आप कर्व 2 को भी देखेंगे, यहाँ पर जो कि प्लस का मैंने लिया है, तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल इसी तरह से अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट्स होंगे वो आपस में 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें दोनों आंसर सी की वैल्यू ये और ये दोनों हो सकती है। इसमें आंसर 43 का ए भी सही है और डी भी ठीक है। बात करते हैं 44th क्वेश्चन की। इसमें आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए देखिए, आप ये तो है नहीं कि उसमें पूरा का पूरा आप इनवर्स निकालने बैठ जाएं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये रिकॉल करते हैं। ये होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप निकाल के देख ही लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता कितना है। तो आप सीधा इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सभी डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स मैट्रिक्स की अगर बात करूं, तो वो हो जाएगा आपका 24, ठीक, 24 हो जाएगा। तो ये अपॉन में आना है, तो आपका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, बट ये ए तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं। अब इसमें हम कुछ कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहला ही कोफैक्टर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इस एलिमेंट से अगर कोफैक्टर निकालूं, तो ट्रांसपोज भी करेंगे तो वो सेम पोजीशन पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 4×12, तो इस पोजीशन पे आपका 12 बनता है, यानी कि 12। तो अगर मैं 12 यहाँ रखूं तो 1 तो कोई मतलब नहीं है, तो ये तो नहीं है। और यहाँ 12 रखूं तो ये भी मतलब नहीं बनता। बट अगर मैं यहाँ 12 रखूं और 24 से डिवाइड कर दूं 24 से, तो ये 1/2 बन जाता है। यस, इस तरह से अगर 24 से डिवाइड करें तो 1/2 बनता है। तो ये मैच करता है खाली, तो इसलिए सिर्फ इतना ही चेक करना सफिशिएंट है, पूरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए वैसे ही आसान है, ठीक। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन में आपको इसमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आपका स्टेटमेंट दे रखा है z इक्वल्स टू दिस है। तो सबसे पहले तो ये चेक ही कर लेते हैं कि r और q पे कौन सा सही है। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले अगर r रखता हूँ 60, तो 6 चौके 24, तो आपका ये हो जाता है 240। ये मैंने r पे चेक किया, एट r पे। और मैं बात करता हूँ अगर q पे चेक करूँ, तो q की वैल्यू है 30 और 20, तो 30 रखता हूँ तो 120 आ जाएगा, 4×12 120, और 20 रखते हैं तो आपका 60 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ आपने r गलत रख दिया है। r की वैल्यू हमें 60 नहीं रखनी, 40 रखनी है। तो 4 चौक 16 रहेगा, 160 रहेगा यहाँ पर। और 3y, y मतलब 20, तो 3 दूनी 6, 60, तो ये 180 आ गया। एट q पे इतना आ रहा है, तो ओबीसी बात है ये लाइन सही है, मतलब बेटर। पर बाकी के भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ z एट r इज लेस देन वैल्यू ऑफ p। तो p अगर रखते हैं तो p भी देख लेते हैं, फिर ये भी p पे भी चेक करते हैं। p पे हमारा अगर 040 है तो 4×12 120, ये एट p है, ठीक है। और q की r पे भी देख लेते हैं, तो q पे भी हमें निकालना, q पे हम निकाल रखे हैं, r पे भी निकाल रखा है। तो इसमें बाकी सारी लाइन चेक कर लेते हैं। जो q की वैल्यू है वो लेस देन r है, q की वैल्यू लेस देन r, गलत, तो ये तो नहीं है। r इज लेस देन p,
R इज लेस देन P, ये भी गलत। मैक्सिमम जेड एट क्यू, तो मैक्सिमम जेड एट क्यू, यस यही सही है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब केस स्टडी का क्वेश्चन आपके सामने। ये केस स्टडी का क्वेश्चन भी थोड़ा टाइम टेकिंग लगा मुझे, मैंने सोल्व कर रखा है ऑलरेडी, मैं आपके सामने दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लगा कंपैरेटिवली, इसको फिर भी करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए रेजिडेंशियल सोसाइटी comprising 100 houses, there are 60 children between age 10 to 15। तो ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है ना, ये इसकी कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई मैटर नहीं करता है इसमें। जो मैटर करने वाली लाइन है वो मैं आपको सिर्फ यही बता देता हूँ, यहाँ से शुरू होती है मैटर करने वाली लाइन की आपकी लोकल अथॉरिटीज। ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ से तैयार होता है। लोकल अथॉरिटीज चार्ज ₹50 पर स्क्वायर मीटर फॉर द स्पेस। तो जो स्पेस डंप करने का, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डंप करने के लिए हम बना रहे हैं, उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज है ₹50 पर स्क्वायर मीटर चार्ज करती है। और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने, जो एसोसिएशन है, उन्होंने जो लेबर हायर की है फॉर डिगिंग, अच्छा डिग कितना किया है, वो 250 मीटर क्यूब का डिग किया है, और वो चार्ज लेबर कर रही है ₹400 डेप्थ का स्क्वायर, ₹400 डेप्थ का स्क्वायर। ये है आपके सामने सिचुएशन। तो इसमें थोड़ा सा फिगर यहाँ भी सही कर देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरह का है, मतलब कुछ इस तरह से ये ब्लॉक बना हुआ है। पूरा कंप्लीट करते हैं शीट को हम। कुछ इस तरह से है ये। तो ये गड्ढा खोद रखा है एक तरह से देखा जाए तो ना, कुछ इस तरह से ये गड्ढा है, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से एक गड्ढा है, इसमें मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, राइट। तो इसमें क्या दिया है, प्लॉट की साइज, जो स्क्वायर की जो प्लॉट की साइड है वो x है, तो ये x हो गया इस तरह से, ठीक है। और हाइट जो डेप्थ है, वो गहराई जो है वो h की है। तो सबसे पहले वॉल्यूम इसमें जो दिया है, वॉल्यूम 250 मीटर क्यूब का दिया है। तो जो वॉल्यूम 250 मीटर क्यूब का दिया, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, 250 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ दिस, जो ये क्यूब बॉइड जैसी शेप बनी है, जिसमें कि स्क्वायर बेस है और हाइट आपकी h है, तो ये हो जाता है x² इंटू h। तो एक तो हमारा ये बनी है, राइट। दूसरा जो है कोस्ट, कोस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, कोस्ट की बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो ये एरिया खरीदा, ऊपर का एरिया ही माना जाएगा, वो ₹50 पर स्क्वायर मीटर लिया है। तो कितना एरिया लिया, एक तरह से देखा जाए तो x² लिया आपने एरिया, जो पूरा x, ये जो पूरा एरिया लिया जिसको खोदा गया बाद में, ये x² है। तो ₹50 पर स्क्वायर मीटर, तो 50x² आपने लिया, पहले तो इतना पैसा पे कर दिया। उसके बाद उसमें जो गड्ढा करवाया उसके पैसे आपने अलग से दिए हैं, तो उसके पैसे आपने ₹400 पर h² दिए हैं, ये, ठीक है। तो आपके सामने कोस्ट की इक्वेशन ये बन चुकी है। बट इसमें आपके दो वेरिएबल है, तो यहाँ जो x² की वैल्यू है वो आपको मिल सकती है 250 अपॉन में h। तो 250 की मल्टीप्लाई अगर आप 50 से करते हैं तो 25 पंजे 125 हो जाता है, और आपके 2 जीरो लग जाएंगी, और अपॉन में आपका h आ जाएगा, और प्लस 400h²। तो ये कोस्ट का बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये टैली कर रहा है बी से। इसके बाद आपको DC/DH निकालना है, और इक्वल टू 0 करके h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आपको जैसे पता ही है कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो C' निकालते हैं। C' मतलब DC/DH, विद रिस्पेक्ट टू h हमने डिफरेंशिएट किया, 1/h का होता है -1/h²। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपॉन में h², और h² का हो जाएगा 2h। तो 2h मतलब आप इसको 800h लिख दीजिए, और आप इसको इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0 से, तो ये माइनस का पार्ट इधर भेज देते हैं। तो और आप अगर एलसीएम भी लें तो h³ हो जाएगा, और h² 0 हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ माइनस का 125 और प्लस 800h³ इक्वल्स टू 0। इससे आपको h फाइंड आउट करना है। तो 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और आप इसको लिख सकते हैं h³ इक्वल्स टू 125/8, यानी कि आप इसका अगर निकालें क्यूब रूट तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 जो h की वैल्यू है वो 5/2 आएगी, आप देख सकते हैं वो c है।
डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव सी डबल डैश भी निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव से 1/h² का हो जाएगा -2/h³। तो डबल करना है इसका, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और 125 का डबल 250, और 2 जीरो, और अपॉन में h³। ठीक है, तो वैसे तो आप देख सकते हो, आगे का चेक करो ना करो, इतने में ही आपको आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर ये है। बाकी 800h हो जाएगा, 800h का 800 ओनली, तो इतने से ही ऐड हो जाता है। आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो मिनिमम कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, 5/2 आपका ऑलरेडी निकल के आ चुका है, तो 5/2 आप इसमें रख दीजिए। 5/2 मिनिमम कॉस्ट इसी से पता चल जाएगी। तो 5/2 हम रखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू, ना कि मिनिमम कॉस्ट। तो एक्स की वैल्यू आपकी ये जो इक्वेशन है यहाँ से पता चल सकती है। आपका h 5/2 आया है, x² = 250/h है, तो हमारा x की वैल्यू बतानी है। तो x² हमारा 250/h है, और h की वैल्यू हमारी आई है 5/2। तो 5 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको कटिंग करते हैं तो ये कितना आता है आपका। देखिए 5 से अगर डिवाइड करते हैं 50 आ जाएगा, और 50 गुणा 2 आपका 100 हो गया, तो ये तो x² है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। तो करेक्ट आंसर इसका 10 हो गया। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है डिगिंग के लिए, तो कॉस्ट का यहाँ पर निकालनी है मिनिमम कॉस्ट, तो आपका कॉस्ट का ये वैल्यू है ही आपके सामने, तो यहाँ रख देते हैं। बाकी सी का हमारे पास सी भी, अब तो हम एक्स भी निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ चुकी है, और एच की वैल्यू 5/2 है, तो चाहो तो आप इसी को यूज़ कर लो। तो सी मेरा है 50 × x², x² मतलब इंटू में आपका 100 हो जाएगा, और प्लस 400h² है, ये देख सकते हो 400h²। तो 400h की वैल्यू थी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, 4 से 1 कटेगा, तो ये 100 रह गया, तो यानी कि 5000 प्लस आपका 2500, तो 7500 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। वैसे इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा समझने में मुश्किल था एक तरह से देखा जाए क्वेश्चन, अदरवाइज ये इजी था। तो ओवरऑल मैं जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसमें देख पा रहा हूँ जो मैंने टिक किए हैं, एक क्वेश्चन ये है टी, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और 7, और 8, 9, और 10 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं हम, और 10 क्वेश्चन हमारे टाइम टेकिंग है। तो अगर बच्चा स्मार्टली उसने अगर ये 10 क्वेश्चन छोड़े होंगे तो उसका पेपर टाइमली ख़त्म हो जाएगा, और अदरवाइज उसका टाइम लग सकता है। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है, मैं साथ साथ इसका सॉल्यूशन का लिंक भी आपको दे दूंगा, आप चाहे तो उसका पूरा सॉल्यूशन भी वहाँ से देख सकते हैं। I hope you like this solution. Thanks for watching. You can share these solutions with your friends also. Thank you.